अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉर्टिंग के अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स में जहाँ पर डेटा को स्टोर करना और अपडेट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर के अंदर से डेटा को जहाँ पर हमारे पास ये एक आप कह लें जी कंटिन्यू एक्टिविटी है। इसी तरह जो किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू, चाहे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर या नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू जो स्टोर्ड डाटा है उसे कोई एक ऑर्डर या अरेंजमेंट देना, उसे किसी ऑर्डर या अरेंजमेंट में रिट्रीव करना डाटा को, उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं अपने डाटा की। स्टोर्ड इन एनी डाटा स्ट्रक्चर, stored in the form of array, stored in the form of list, stored in the form of stack, queue। स्टैक एंड क्यू तो इट्सल्फ कुछ ऑर्डर अपना रखते हैं, बट स्टिल अगर हमें उसमें से कुछ सॉर्टिंग अपनी मर्ज़ी की करनी है, लाइक हमारे पास नंबर्स फॉर्म में डाटा स्टोर है, हम असेंडिंग या डिसेंडिंग नंबर्स आते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग में डाटा स्टोर है और हम असेंडिंग अल्फ़ाबेट्स या डिसेंडिंग अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में डाटा जाते हैं, या हमें जो है कोई स्टूडेंट की उन सारे स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए है, उन सारे स्टूडेंट्स को हमें टॉप पे लेकर आना है जिनका सीजी पे कोई एक स्पेसिफिक लिमिट में है एंड एक्सेट्रा। मतलब डिफरेंट तरह के हमने डाटा के ऊपर रिट्रीवर लगाना है, डिफरेंट अरेंजमेंट में हमने डाटा को सॉर्ट करना है। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके, डिफरेंट सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करते हैं जो डाटा को एक अरेंजमेंट, एक ऑर्डर में रिट्रीव कराते हैं और रिट्रीव कराने में हमारी हेल्प करते हैं। बेसिकली हमारे पास जहाँ पे कंप्यूटर के अंदर डाटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू डाटा को स्टोर करना, मैनिपुलेट करना, अपडेट डिलीट करना, ऐड करना हमारे पास टास्क है। उसी तरह उस स्टोर डाटा के अंदर से डाटा को सर्च करना या उस डाटा को सॉर्ट करके किसी एक सीक्वेंस में, किसी एक रिक्वायर्ड ऑर्डर में रिट्रीव करना, ये भी हमारे पास, यानी सर्चिंग एंड सॉर्टिंग भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं। हम अपने डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर सर्चिंग के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, ज़्यादा पॉपुलर मेथड्स हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। और सॉर्टिंग के लिए हमारे पास मल्टीपल सॉर्टिंग की टाइप्स हैं, जैसे कि हमने हीप सॉर्ट पढ़ा, दैन हमारे पास इंजर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, शेल सॉर्ट है, रेडिक्स सॉर्ट है। ये सारे सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स वो एल्गोरिदम्स हैं जो ज़्यादा यूज़ होने वाले एल्गोरिदम्स हैं, और इन सारे एल्गोरिदम्स को हम बारी बारी देखेंगे कि हर मेथड जो है वो किस तरह से डाटा को सॉर्ट करता है। सारे के सारे सॉर्टिंग के जितने भी एल्गोरिदम्स हैं या सर्चिंग के जो मैंने आपको बताया, सबका मकसद, सर्चिंग वाले एल्गोरिदम का मकसद सर्चिंग करना है और सॉर्टिंग वाले सारे एल्गोरिदम्स का मकसद है डाटा को सॉर्ट करना, किसी एक ऑर्डर में, किसी एक अरेंजमेंट में डाटा को लेकर आना। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं, मल्टीपल एल्गोरिदम्स हम सॉर्टिंग के पढ़ेंगे और हर एक को हम देखेंगे कि कौन कितना एफिशिएंटली वर्क करता है। बहरहाल जी हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम किसी भी मेथड से डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग में हम सबसे पहले जिस सॉर्ट की बात करने वाले हैं दैट इज़ इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट नाम से पता चल रहा है ऐसा सॉर्टिंग का एल्गोरिदम है जो कि डाटा की इंसर्शन के टाइम पे सॉर्टिंग करता है, या यूँ में से डाटा को सॉर्टेड वे में इंसर्ट करता है, या इंसर्ट करते हुए डाटा को सॉर्ट करता है, या यूँ कह लें कि जो है डाटा को सॉर्ट करके इंसर्ट करता है। ठीक है, यानी इसके अंदर जो डाटा इंसर्ट होता है वो सॉर्टेड फॉर्म में डाटा को हमने इंसर्ट करना है, या अगर इंसर्टेड डाटा है तो हमने उसे दोबारा समझ लें निकाल के, तो हमने उसको दोबारा से इंसर्ट करना है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर, डिपेंडिंग अपॉन द सॉर्टिंग ऑफ डाटा। यहाँ पे हमारे पास एक एरे हमारे सामने गिवन है जिसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, लाइक इसके एरे के इंडेक्सेस अगर हम देखें तो 9 इंडेक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इंडेक्सेस हैं, 1 to 9। ठीक है, और हर इंडेक्स पे कुछ वैल्यू स्टोर हैं। अब इस वक्त हम इस लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर सॉर्टिंग के हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर भी हमारे पास सॉर्टिंग के डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं। सेम सर्चिंग के भी हमारे पास लीनियर एंड नॉन लीनियर के अंदर डिफरेंट है। जैसे कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के जितने भी मैंने अभी आपको सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स गिनवाए, जिसमें आपके पास आता है जी मर्ज सॉर्ट आता है, जिसके अंदर आपके पास इंसर्शन सॉर्ट आता है, सिलेक्शन सॉर्ट आता है, बबल सॉर्ट आता है। देन हम बात करते हैं क्विक सॉर्ट की,
देन हम बात करते हैं शेल एंड रेडिक सॉर्ट की। सारे के सारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर सॉर्टिंग है। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हीप के ऊपर जो सॉर्टिंग थी, हीप सॉर्ट, वो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की सॉर्टिंग है। इसी तरह ट्री सॉर्ट आपके पास ट्री के ऊपर यानी नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर सॉर्टिंग का मेथड है। यानी हीप सॉर्ट एंड ट्री सॉर्ट हमारे पास नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स की सॉर्टिंग है, और लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की सॉर्टिंग के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिसमें से हम फर्स्ट इंजर्शन सॉर्ट को देखने वाले हैं। हमने नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स की सॉर्टिंग पढ़ ली है, हमने हीप सॉर्ट पढ़ लिया और हमने ट्री सॉर्ट भी पढ़ा हुआ है। ट्री सॉर्ट आपने कब पढ़ा है? अगर आपको याद हो, हमने जो इन ऑर्डर ट्रावर्सल पढ़ा था आपके ट्री का, बाइनरी ट्री का, एक्चुअली वो आपके डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में ट्रेवर्स करने में हेल्प करता है। दैट इज़ वाई आपका जो ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है वही ट्री सॉर्ट कहलाएगा। हीप सॉर्ट एंड ट्री सॉर्ट नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की सॉर्टिंग हो गई। अब हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की सॉर्टिंग में पहला सॉर्टिंग का एल्गोरिथम इंजर्शन सॉर्ट देखते हैं। इंजर्शन सॉर्ट में हमारे पास हमने एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एरे ली और एरे की 9 इंडेक्स पे 9 डिफरेंट वैल्यूज स्टोर हैं, जिसमें से अगर हम फर्स्ट 5 वैल्यूज़ को देखें तो वो एक अरेंजमेंट या एक ऑर्डर में है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हमें समहाउ नज़र आ रहे हैं। उससे अगले वाली जो वैल्यूज़ हैं, यानी जहाँ से 7 शुरू होता है वहाँ से हमारे पास ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। बहरहाल जी, इसको हमने किस तरह से करना है आपके पास, इसको हमने किस तरह से इंजर्शन सॉर्ट को की मदद से डाटा को सॉर्ट करना है, रेके उसको देखते हैं। स्ट्रैटेजीज़ की क्या है? स्टार्ट एम्प्टी हैंडेड, ठीक है, हाँ, यानी खाली हाथ, यानी खाली अरे से हम शुरू करते हैं कि समझते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि कुछ भी नहीं है अरे के अंदर। देन इंसर्ट अ कार्ड इन द राइट पोजीशन ऑफ द ऑलरेडी सॉर्टेड हैंड, और अगर आपके पास ऑलरेडी सॉर्टेड कुछ पोर्शन है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो नया नया कार्ड आता है या नई बेसिकली वैल्यू आती है कार्ड के साथ, वो इसलिए आपको कह रहे हैं कि उसने आपको कार्ड से एग्जांपल दी है सॉर्टिंग की। तो नई जो भी वैल्यू आती है उसे हम जो सॉर्टेड पोर्शन है उसकी राइट साइड पे जाके इंसर्ट करते हैं उसकी एक्यूरेट पोजीशन पे, और कंटिन्यू करते हैं जब तक कि सारे के सारा डाटा इंसर्ट हो जाए यानी कि सॉर्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि ये इंसर्शन सॉर्ट है, इसलिए एक्चुअली ये डाटा को इंसर्ट करते करते सॉर्ट कर रहा होता है। इसका अगर हम एल्गोरिथम देखें तो एल्गोरिथम बहुत सिंपल है, आपके पास फ्यू स्टेटमेंट्स पे कंसिस्ट कर रहा है। फॉर जे इज़ इक्वल टू टू लेंथ ऑफ ए, यानी हमने एरे के सेकंड वाले इंडेक्स से शुरू करना है और हमने लास्ट इंडेक्स तक जाना है, जो भी एरे की लेंथ है। यहाँ पे आपके पास अगर ये 1 to 9 है तो 2 से शुरू होगा और 9 तक जाएगा। फिर हमने क्या करना है, एक की का वेरिएबल लिया, एक लोकल वेरिएबल की का लिया, जिसके अंदर हमने एरे के जिस भी इंडेक्स पे हम हैं, अगर हम 2 पे हैं तो ए ऑफ जे यानी ए ऑफ 2 की वैल्यू यानी की के अंदर 4 रखवा लिया। फिर हमने कहा इंसर्ट ए जे इंटू द सॉर्टेड सीक्वेंस A1 to J-1, J-1 यानी उन्होंने वो वाला आपके पास पोर्शन रखा है जो ऑलरेडी सॉर्टेड है, 1 से लेके J-1, यानी J से पहले पहले सॉर्टेड पोर्शन है। तो उसकी हमने राइट साइड पे नई वैल्यू को इंसर्ट करना है अकॉर्डिंग टू इट्स अप्रोप्रिएट पोजीशन। फिर हम एक आई वेरिएबल लेते हैं, अगेन लोकल वेरिएबल, उसकी वैल्यू उसको हम असाइन करते हैं J-1, यानी जे अगर 2 पे है तो आई में 1 आ जाएगा, जे अगर 3 है तो आई में 2 आ जाएगा, जे अगर 4 पे है तो आई आपके पास उसे एक पीछे 3 हो जाएगा। बहरहाल जी, आई की वैल्यू लेट से हम फर्स्ट आइट्रेशन पे ही हैं, और अगर हम कहते हैं कि जे आपके पास 4 जे में आपके पास ए ऑफ 2 यानी 4 की वैल्यू है, तो क्या करते हैं हम आई में 2-1 यानी 1 रखवा लेते हैं। अब जे में 2 है, आई में 1 है। अब हमने देखना है कि आई ग्रेटर देन 0 ही है, यानी कहीं हम माइनस करते करते सबसे पहले इंडेक्स से भी तो पीछे नहीं आ गए, क्योंकि अगर आई ग्रेटर देन 0 नहीं होगा इट मीन्स लेस देन 0 होगा, इट मीन्स लेस देन या इक्वल टू 0 होने का मतलब यह है कि हमारे की बाउंड से, जो उसकी स्टार्टिंग बाउंड है उससे हम बाहर आ गए हैं। बहरहाल जी, सबसे पहले आई को चेक करना है कि कहीं वो 0 से छोटा तो नहीं हो गया, 0 से बड़ा है। अगर और दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, यहाँ पे एंड है नॉट और, एंड है यहाँ पे। एंड क्या कहता है, दूसरी कंडीशन चेक करें कि ए ऑफ आई की से बड़ा होना चाहिए। ए ऑफ आई क्या है, इस वक्त हम जिस भी ए ऑफ जे की बात कर रहे हैं उससे एक लोकेशन पीछे जो है वो आई है। सो ए ऑफ आई को हमने कंपेयर करना है की के साथ। की के अंदर हमने क्या रखा था, उस एरे के इंडेक्स की वैल्यू जिसके ऊपर इस वक्त जे का कंट्रोल है। तो ए ऑफ आई अगर की से बड़ा है, अगर, तो आपके पास जो न्यू एलिमेंट आप ऐड करने वाले हैं, जो न्यू एलिमेंट आप इंसर्ट करने वाले हैं वो पहले से बड़े हुए एलिमेंट से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यानी ए ऑफ आई अगर की से बड़ा है
तो हम क्या करेंगे, ए ऑफ आई प्लस वन पे ए ऑफ आई रखवा देंगे और आई में डिक्रीमेंट कर देंगे, यानी ए ऑफ आई प्लस वन आपके पास आई अगर वन पे है तो वन प्लस वन टू पे हम ए ऑफ आई रखवा देंगे और आई में डिक्रीमेंट कर देंगे, और ए ऑफ आई प्लस वन पे हम क्या रखवा देंगे, की रखवा देंगे। ए ऑफ आई प्लस वन पे पहले हम ए ऑफ आई रखवाएंगे, आई में डिक्रीमेंट करेंगे और ए ऑफ आई प्लस वन पे की रखवाएंगे। किस तरह से हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं जी। स्टेप बाय स्टेप अगर मैं इसी वाले एल्गोरिथम को देखती हूँ तो लेट्स से हमारे पास अगर फोर है तो फोर चूँकि आपके पास थ्री चूँकि वो आपके पास बड़ा नहीं है की से, थ्री चूँकि आपके पास की से बड़ा नहीं है, थ्री इज़ नॉट ग्रेटर देन की के अंदर फोर था और ए ऑफ आई के अंदर आपके पास थ्री था, तो थ्री फोर से बड़ा नहीं है, तो आपके पास ये वाला काम नहीं चलेगा, यानी डू ए ऑफ आई प्लस वन इज इक्वल टू ए ऑफ आई नहीं होगा आपके पास, यानी ए ऑफ आई प्लस वन पे ए ऑफ आई नहीं आएगा और ना ही ए ऑफ आई प्लस वन पे की आएगा और ना ही आई में डिक्रीमेंट होगा। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि दोनों दफ़ा हमने ए ऑफ आई प्लस वन में ही वैल्यू रखवाई है, ऐसा नहीं है। जब हम ए ऑफ आई प्लस वन में यहाँ पे वैल्यू रखवा रहे हैं ए ऑफ आई, तो साथ ही हम आई में डिक्रीमेंट कर रहे हैं। आई में डिक्रीमेंट करने का क्या मतलब है, अब ए ऑफ आई प्लस वन क्या होगा, उससे एक लोकेशन पीछे होगा। आई जहाँ पे भी है उससे, आई जहाँ पे भी है बेसिकली ये जो ऊपर वाला ए ऑफ आई था डू ए ऑफ आई प्लस वन, उससे एक पीछे होगा नीचे वाला ए ऑफ आई प्लस वन। बहरहाल इसको वर्किंग से हमें ज़्यादा सही समझ आएगा एल्गो की निस्बत। तो अगर हम ये देखें आपके पास फर्स्ट वाला आपके पास जब कंपैरिजन होगा तो की के अंदर क्या होगा, ए ऑफ जे यानी ए ऑफ टू की वैल्यू जो कि फोर है, और ए ऑफ वन में आपके पास, ए ऑफ आई में आपके पास वन की वैल्यू यानी थ्री होगी। थ्री ग्रेटर देन फोर कंडीशन इज़ फॉल्स, ये हमारे पास काम नहीं चलेगा। हम ऊपर जाएंगे तो अब आपके पास की के अंदर सिक्स और ए ऑफ आई के पास आपके पास फोर आ जाएगा। तो अगेन फोर ग्रेटर दैन सिक्स, नो कंडीशन इज़ फॉल्स, तो फिर हमारे पास ये काम नहीं होगा। फिर ऊपर आएंगे, अब आपके पास जे हो जाएगा सिक्स पे आ जाएगा और आई जो है वो फोर पे चला जाएगा। अगेन कंडीशन ट्रू नहीं होगी, यानी कभी भी आपको ए ऑफ आई यहाँ से अगर आप थ्री से लेके नाइन तक देखते हैं तो कोई भी आपको आई जो है वो जे से, ए ऑफ जे यानी की से बड़ा नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब है फिर अब हमारे पास जे आ जाएगा आपके पास, जो आपके पास ये फिफ्थ वाला इंडेक्स पे वैल्यू है सेवन, यानी की के अंदर क्या आ गया, की के अंदर ए ऑफ फाइव की वैल्यू यानी कि सेवन आ गई, की के अंदर सेवन है। और उसके बाद आपके पास आई जो है वो जे माइनस वन यानी फोर यानी नाइन है। तो अगर नाइन ग्रेटर देन है की से, हाँ जी नाइन ग्रेटर देन है सेवन से, तो हम क्या करेंगे, ए ऑफ आई प्लस वन पे ए ऑफ आई रखवा देंगे, यानी ए ऑफ आई प्लस वन पे यानी नेक्स्ट वाली लोकेशन पे ए ऑफ आई प्लस वन क्या बनता है, ए ऑफ जे बनता है। यानी आई जो था वो फाइव था तो अब वो जे से सिक्स बन गया, ठीक है, क्योंकि जे यहाँ पे सिक्स था ना, तो वो सिक्स के साथ जो नाइन था वो आई था वो फाइव था, तो ए ऑफ आई प्लस वन करने से सिक्स सिक्स वाली लोकेशन में यानी सेवन की जगह पे नाइन रखवा दिया जाएगा, सेवन की जगह पे नाइन रखवा दिया जाएगा। और अब नाइन की जगह पे क्या रखवाया जाएगा, आई में किया जाएगा डिक्रीमेंट, आई में डिक्रीमेंट करेंगे तो आई पहले था जी, आई पहले था आपके पास पीछे गया हुआ था वो सिक्स पे, अब वो कहाँ पे आ जाएगा, अब वो पीछे आ जाएगा आपके पास, ए ऑफ आई पीछे आ जाएगा आपके पास सिक्स फाइव पे था पहले, सॉरी आई अब फोर पे चला जाएगा। आई फोर हो गया तो फिर अब हम ए ऑफ आई प्लस वन इज इक्वल टू की करेंगे तो दोबारा आई फाइव पे आएगा और फाइव पे आके क्या करेगा, उसको की वैल्यू असाइन कर देगा, यानी कि सेवन असाइन कर देगा। यानी ये जो लास्ट वाले तीन स्टेप्स हैं, डू ए ऑफ आई प्लस वन इज इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस वन एंड ए ऑफ आई प्लस वन इज इक्वल टू की, ये तीन स्टेप्स क्या कर रहे हैं, एक्चुअली ये तीनों स्टेप्स आपके पास सेवन और नाइन को स्वैप कर रहे हैं। ए ऑफ आई की जगह पे ए ऑफ जे यानी आई प्लस वन, और ए ऑफ आई की जगह पे की यानी ए ऑफ जे की वैल्यू रखवा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अब सेवन पहले आ जाएगा और नाइन बाद में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह बारी बारी जो जे आगे मूव करता जाएगा, टू के साथ भी कंपैरिजन ट्रू होगा, फिर स्वैपिंग होगी टू की और नाइन की, क्योंकि सेवन की जगह नाइन आ चुका होगा। फिर उसके बाद आपके पास स्वैपिंग में आपके पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, एंड अप टू सो ऑन, बारी बारी हम इसको करेंगे। जब आपके पास नाइन और टू को करेंगे तो टू स्वैप्स, लेकिन टू ने स्वैप कहाँ तक होना है, टू ने शुरू तक जाके जो है ना चेक होना है कि जहाँ तक वो आपके पास टू की वैल्यू आपके पास, यानी एक्चुअली शुरू ही टू के लिए जब जे में
जे आपके पास आ जाएगा, आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 पे आ जाएगा, यानी इसके अंदर वैल्यू 2 होगी, तो 2 को सबसे पहले तो हमने कंपेयर 3 के साथ करना है ना, तो पहले कंपैरिजन में ही 2 शुरू में आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन, आगे भी सारे कंपैरिजन होते जाएंगे और बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो राइट साइड पे मूव कर जाएंगे। इसको हम इस एग्जांपल से देखते हैं। आपके पास ये 5 2 4 6 1 3 आपके पास डाटा है जी। आपके पास लेट्स से साहब आपके पास ये 6 साइज़ की एरे है। अब जे आपने शुरू करना है 2 से शुरू करना है। 2 को उससे पीछे वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर किया जी। 2 को जब उसके पीछे वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर किया तो उसको क्या मिला कंपैरिजन में, जो पीछे वाला एलिमेंट है यानी ए ऑफ आई जो है वो ए ऑफ जे से बड़ा मिला। तो हमने क्या किया, उन दोनों को कर दिया स्वैप। फिर उसके बाद ये गया आगे, जे आगे गया तो जे आ गया अब आपके पास थर्ड इंडेक्स पे। थर्ड वाले को कंपेयर किया जाएगा उससे पीछे वाले यानी 5 के साथ, ठीक है। उसके बाद आपके पास कंपैरिजन में अगेन कंपैरिजन ट्रू आएगा, यानी पीछे वाली वैल्यू यानी कि ए ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन ए ऑफ जे या फिर की, तो अगेन यहाँ पे स्वैपिंग होगी। उसके बाद 6 यानी जे आपके पास आ गया 4 पे। तो उसको उससे पिछले यानी 3 के साथ कंपेयर किया जाएगा। 3 के साथ कंपेयर किया तो आपके पास 6 और 5 आपस में स्वैप हो गए। अब ज़रा 1 को देखें। 1 को हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे 6 के साथ। 1 और 6 में से 6 बड़ा है, 6 और 1 स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास डायरेक्ट आपके पास ये 1 के साथ नहीं 2 के साथ नहीं कंपेयर होगा, बल्कि 1 को पहले 6 के साथ कंपेयर करेंगे, फिर 1 को फिर 1 आ जाएगा 5 और 6 के दरमियान, फिर 1 को 5 से कंपेयर करेंगे, फिर 1 को 5 से कंपेयर करने के बाद 1 को जो है ना आपके पास वो 4 और 5 के दरमियान में आ जाएगा, फिर उसे 4 से फिर उसे 1 से कंपेयर करेंगे। यानी लूप में ये जब तक आपके पास ये काम चलता रहेगा, ये काम आपके पास चलता रहेगा जब तक कि 1 अपनी एक्चुअल पोजीशन पे यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे ना पहुंच जाए। इसी तरह अगर हम 3 को देखें तो 3 के लिए भी जब तक वो अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता, जहाँ तक जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है, क्योंकि देखें ना ये आपके पास से लूप में हो रहा है काम। यहाँ पे अगर आप देखें वाइल वाइल में जब तक ए ऑफ आई की से बड़ा रहता है, क्योंकि आई आपके पास हमेशा पीछे जा रहा है। जब आप एक दफ़ा की के साथ उसे कंपेयर करते हैं तो फिर आपके पास वो एक्सचेंज के बाद आई में डिक्रीमेंट होता है, इस मीन्स आई पीछे जाता है। लाइक अगर फर्स्ट आपके पास यहाँ पे जहाँ पे हम 1 को कंपेयर कर रहे थे की के अंदर, तो 1 चला गया। 1 को पहले हम कंपेयर करेंगे उससे पिछले इंडेक्स यानी फोर्थ वाले इंडेक्स वाली वैल्यू के साथ 6 के साथ। 6 के साथ कंपैरिजन आपके पास ट्रू आएगा तो 6 और 1 आपस में स्वैप हो जाएंगे। फिर 1 और 5 का भी कंपैरिजन ट्रू आएगा, 1 और 5 आपस में स्वैप हो जाएंगे। फिर 1 और 4 का कंपैरिजन भी ट्रू आएगा, वो आपस में स्वैप हो जाएंगे। 1 और 2 का कंपैरिजन भी आएगा सही, तो वो भी आपस में स्वैप हो जाएंगे। और जब आपके पास 1 और 2 आपस में स्वैप हो जाएंगे उसके बाद आई और ज़्यादा डिक्रीमेंट होके, जो कि लूप की स्टेटमेंट है, सेकंड लास्ट आई में डिक्रीमेंट होके आई जो है वो इक्वल टू ज़ीरो चला जाएगा, लेकिन आई मस्ट बी ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो जिसकी वजह से हम लूप से बाहर निकल आएंगे, ठीक है जी। ये लूप जो है जो कि हर आइट्रेशन पे ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि इन दोनों में से यानी वाइल आई ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड ए ऑफ आई ग्रेटर दैन की, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक ये लूप आपके पास कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा और फाइनली सारे एलिमेंट्स अपनी एक्चुअल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। अगर हम इसके एल्गोरिथम का एनालिसिस करें तो एफिशिएंट है रनिंग टाइम और स्पेस की वाइज, और इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंजर्शन सॉर्ट की डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ डाटा एलिमेंट्स पे एंड कि आपके पास कितना डाटा का साइज़ क्या है और उसके अंदर कितनी बिट्स हैं। यानी एक्चुअली डाटा का साइज़ जितना छोटा होगा उतना ही एफिशिएंटली काम करेगा, लेकिन जैसे जैसे डाटा का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा 10 से 100 से 1000 से 10,000 एलिमेंट्स होते जाएंगे, तो वहाँ पे आपके पास इंजर्शन सॉर्ट करना हमारे पास मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। बहरहाल जी अगर हम इसके टाइम को कंप्यूट करें, इसके रनिंग टाइम को कंप्यूट करने की कोशिश करें तो इसका रनिंग टाइम कुछ इस तरह से कंप्यूट होगा। किस तरह से, अगर हम इसकी हर इंस्ट्रक्शन को देखें और वो देखें कि वो कितनी देर के लिए चलती है, तो अगर आप इसकी इंस्ट्रक्शन देखें जे इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए, ये आपके पास जितने एलिमेंट्स हैं यानी एन एलिमेंट्स हैं अगर एरे के अंदर, तो एन टाइम्स ये स्टेटमेंट चलेगी। हर आइट्रेशन के लिए एन टाइम्स ये आपके पास स्टेटमेंट चलेगी। डू की इज इक्वल टू ए ऑफ जे,
आपके पास लूप की जो स्टार्टिंग, जो हमेशा लूप का स्टार्टिंग होती है आपके पास, हमेशा इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग जो आपके पास सबसे पहली इंस्ट्रक्शन होती है वो हमेशा एन टाइम चलती है, और लूप के अंदर जितनी भी आपके पास बाकी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो हमेशा n-1 टाइम चलती हैं। सो आपके पास सेकंड इंस्ट्रक्शन n-1 टाइम चलेगी, थर्ड इंस्ट्रक्शन भी n-1 टाइम, और फोर्थ इंस्ट्रक्शन भी n-1 टाइम चलेगी। अब जो आपके पास फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एंड एट्थ इंस्ट्रक्शंस हैं उन पर बात कर लेते हैं। एट्थ वाली इंस्ट्रक्शन चूँकि आपके पास वो है लूप के अंदर आती है, यानी आपके पास फोर लूप की का हिस्सा है, दैट इज़ वाई उसकी भी वो भी आपके पास n-1 टाइम चलेगी। अच्छा, अब लूप के अंदर एक और लूप है फिफ्थ वाली स्टेटमेंट पे, फिफ्थ वाली इंस्ट्रक्शन पे, दैट इज़ वाइल, जो कि वाइल चेक करता है आई ग्रेटर देन 0 एंड ए ऑफ आई मस्ट बी ग्रेटर देन की। तो बेसिकली ये कितना टाइम लेता है, ये टाइम लेता है आपके पास से 2 TJ, यानी इसका इसने कितना टाइम लेना है, उसने लेना है आपके पास 2 पावर TJ। TJ आपके पास क्या है, TJ आपके पास जो भी टाइम लगेगा आपके लूप को कंप्लीट होने में, आपकी जो है लूप की यानी जो वाइल लूप है उसकी चलने में जितना टाइम लगेगा, एक्चुअली उसकी बेस पे ही हमने इसको TJ का नाम दिया, 2 पावर TJ का नाम दिया है। और चूँकि अगर हमने लूप की पहली स्टेटमेंट वाइल यानी फिफ्थ वाली स्टेटमेंट का टाइम समेशन n इज इक्वल टू आई समेशन जो आपके पास हमने लगाया है इसके अंदर फिफ्थ स्टेटमेंट पे 2 TJ जो आपके पास वो टाइम है बेसिकली, सॉरी 2 TJ नहीं है, ये TJ टाइम है, ठीक है, दैट इज करेक्ट। हम इसका टाइम कैलकुलेट करने लगे हैं, कॉस्ट कैलकुलेट करने लगे हैं कि इंजेक्शन सॉर्ट करने के लिए कितना टोटल टाइम की कितनी टोटल कॉस्ट लगती है। हम पहली इंस्ट्रक्शन को देखें तो वो लूप का स्टार्ट है, इसलिए वो एन साइज़ के डाटा के साथ एन टाइम चलेगा। दूसरी, तीसरी और चौथी और आठवीं देखें तो वो भी चूँकि आपके पास फोर लूप का हिस्सा, दैट इज़ वाई वो भी आपके पास एन टाइम्स ही चलेंगी, सॉरी वो लूप का हिस्सा है, दैट इज़ वाई वो n-1 टाइम चलेंगी। लूप के अंदर वाली स्टेटमेंट्स हमेशा उससे एक कम यानी n-1 टाइम चलेंगी। और जो हम फिफ्थ स्टेटमेंट पे फिफ्थ लाइन में आपके पास एक और लूप देख रहे हैं, वाइल आई ग्रेटर देन 0 एंड इफ आई ग्रेटर देन की, ये आपके पास स्टेटमेंट चूँकि लूप की है इसलिए ये TJ टाइम चलेगी। और TJ टाइम में J क्या है, J जो है 2 से लेके n तक वैल्यू है, तो जितनी आपके पास 2 से लेके n तक वैल्यू होंगी उतना ही इसका TJ टाइम होगा, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर वाली जो दो स्टेटमेंट्स हैं, डू एफ आई प्लस वन इज टू ए एंड i-1 यानी 6 और 7 वाली जो स्टेटमेंट है वो उससे लूप से एक कम यानी TJ-1 टाइम्स रन होंगे। सो अगर हम इसका टोटल रनिंग टाइम देखें तो उसके अंदर है आपके पास एक स्टेटमेंट n टाइम्स, 4 स्टेटमेंट n-1 टाइम्स, एक स्टेटमेंट TJ टाइम, और TJ टाइम के अंदर जो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं वो TJ-1 टाइम्स चल रही हैं। TJ हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हम रनिंग टाइम ले रहे हैं आपके पास लूप का, और इसका रनिंग टाइम डिपेंड करेगा J के ऊपर कि J आपके पास जितना भी होगा n इज टू J उतनी दफ़ा ये वाइल का लूप को कॉल होगा, और अल्टरनेटिव वे में ये चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं दो स्टेटमेंट्स वो TJ-1 टाइम्स चलेंगे। तो अगर हम इसका रनिंग टाइम को मेजर करें, हम इसकी हर स्टेटमेंट की कॉस्ट जो है वो C1 C2 C3 C8 रखें, तो इनका रनिंग टाइम कैसे कैलकुलेट होगा। रनिंग टाइम मीन्स आपको कलेक्ट करने से C1n प्लस C2n-1 प्लस C3n-1 प्लस C4.n-1 यानी जो जो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, हर एक आपके पास हर एक स्टेटमेंट की जो कॉस्ट है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, उसे लिख दिया जाएगा। और फिर क्या किया जाएगा, हाँ, और फिर जो है आपके पास अगर हम इसको सम अप करते हैं तो C1n प्लस C2n-1 प्लस C3n-1 प्लस C4n-1 प्लस C5 TJ-1 C6 एंड वन जो आपके पास TJ-1 जो है वो 6 वाली स्टेटमेंट के साथ एंड है। TJ-1 आपके पास अगला जो है वो सेवन्थ कॉन्स्ट या कॉस्ट के साथ हमने लिखा है प्लस C8.n-1। अब अगर हम इसमें से n एंड n-1 वाले कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है, हमारे पास रिजल्ट बेसिकली हम इसको तीनों केसेस के साथ देखेंगे कि कैसे काम करता है। जी।
तो ये हमने इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ली, हमने सबको सम अप कर दिया। सम अप करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आती है इंजर्शन सॉर्ट की वो हमारे सामने आ जाएगी। अब ऐसा है कि हम जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं किसी भी एल्गोरिदम की, तो हम इसमें से जो डोमिनेंट टर्म्स होती हैं सिर्फ उन्हें लेके तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को शो करते हैं। अगर हम इसमें सबसे डोमिनेंट टर्म देखें तो वो आपके पास n है, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा जो आपके पास डोमिनेंट इसमें चीज़ है वो आपके पास n है। बाकी अगर आप देखें C3 को तो वो आपके पास वैसे ही आपके पास ज़ीरो है, क्योंकि वो आपके पास कमेंट है, दैट इज़ वाई हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, C3 को ज़ीरो रखेंगे। बाकी कॉन्स्टेंट्स की कुछ वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन अगर हम इसे बेस्ट केस में देखें तो आपके पास बेस्ट केस ये है कि आपके पास, अच्छा अब n और n-1 तो हमारे सामने क्लियर है कि कुछ स्टेटमेंट्स n टाइम चलेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स n-1 टाइम चलेंगे। लेकिन ये tj और tj-1 क्या है, tj हमें नहीं पता। tj एक्चुअली हमें नहीं पता इसलिए क्योंकि j की जो भी वैल्यू होगी, j की बेस पे जितनी भी आइट्रेशंस होंगी उतनी बारी आपके पास इनर लूप चलेगा, उतना ही t टाइम मेजर होगा। अब देखिए, अगर आपके पास बेस्ट केस है जिसमें डाटा ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हर आइट्रेशन पे सिर्फ एक कंपैरिजन होगा, यानी tj1 होगा। अगर आपके पास वर्स्ट केस है तो हर स्टेटमेंट पे आपके पास सारे कंपैरिजन होंगे। जैसे अगर आप ये देखें, हम इस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। अगर आपकी इस एग्ज़ाम्पल को जो हमारे पास हमने जिसके थ्रू समझा है, अगर आप फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को देखें जो कि आपके पास 2 और 5 का कंपैरिजन है, अगर आप वो देखें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा जो आपके पास इनर लूप चलेगा और वहीं पे आपके पास जो है कंट्रोल बाहर आ जाएगा। क्योंकि आपके पास जब आई में डिक्रीमेंट होगा तो आई में डिक्रीमेंट होने से I1 से भी पीछे ज़ीरो पे चला जाएगा, तो आपके पास यहीं से लूप बाहर आ जाएगा। या फिर आप इस ऑलरेडी सेट डाटा के अंदर देखें तो वहाँ पर भी यही होगा कि जब आपके पास AF की ग्रेटर देन की आपके पास कंपैरिजन ट्रू नहीं होगा तो लूप यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा। यानी इन दोनों में से कोई भी आई ग्रेटर देन ज़ीरो या फिर AF आई ग्रेटर देन की कंडीशन ट्रू होती है तो लूप ब्रेक कर जाता है। बहरहाल जी, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, फर्स्ट आइट्रेशन पर ही फॉल्स हो जाती है, तो ये लूप आगे नहीं चलेगा। यानी एक ही कंपैरिजन, एक ही आइट्रेशन होगी। ये लूप फॉल्स होने कंडीशन फॉल्स होने पे भी एक आइट्रेशन ज़रूर होती है। बहरहाल जी, तो इसका मतलब है कि आपके पास बेस्ट केस ये है कि आपके पास टीजे यानी जो लूप का टाइम है वो A1 है, यानी एक आइट्रेशन होती है, ठीक है। लेकिन वर्स्ट केस ये है कि आपके पास जो जे की वैल्यू है उतनी ही आपके पास आइट्रेशन होती हैं। जैसे कि अगर आप देखें, आप बात करें अगर थ्री का कंपैरिजन आप लास्ट में देखें तो थ्री को या वन को देखें आप, तो वन को कंपेयर करने के लिए वन से पिछले सारे एलिमेंट्स के साथ बारी बारी कंपैरिजन हुए। किस तरह से हुआ पहले 1 और 6 का, फिर 1 6 की जगह पे आया तो 1 और 5 हुआ, फिर 1 5 की जगह पे आया तो 1 और 4 का हुआ, फिर 1 2 की जगह पे आया तो 1 और 2 का हुआ। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि जे की जो वैल्यू है उतने ही यहाँ पे हमें एड्रेशन करनी पड़ी, उससे एक काम करनी पड़ी। अगर हम कहते हैं कि 1 आपके पास लास्ट एलिमेंट है तो तब कंपैरिजन करने में आपके पास जो भी आपके पास टोटल डाटा का साइज़ है उतने ही टाइम आपको जो है वो काम करना पड़ा, उतनी ही टाइम आपका ये लूप चला। इट मीन्स आपके पास टीजे तब क्या होगा, टीजे आपके पास जे होगा, यानी जे जितनी दफ़ा चलता है, जे जितनी दफ़ा आपके पास जे की वैल्यू जे की जो भी वैल्यू है उतनी दफ़ा वो लूप चलेगा। जे की आपके पास यहाँ पर चूँकि वैल्यू थी जब आप 2 को कर रहे हैं या 1 को कर रहे हैं तो आपके पास जे की वैल्यू यहाँ पे थी 1 2 3 4 और 5 टाइम्स ही आपके पास वाइल वाला लूप चलेगा, जो कि आपके पास इनर लूप है जो कि स्वैपिंग करता है। वो आपके पास अगर 5 पे है यानी जे 5 पे है तो 5 टाइम्स चलेगा, उतना ही चलेगा। और एवरेज केस ये है कि जो जे की वैल्यू है उससे आधा, यानी कुछ आइट्रेशन होती हैं और कुछ नहीं होती। जैसे कि अगर हम आपकी फिर से एग्जांपल देखें तो उसके अंदर आपके पास जहाँ पे आप 3 को कर रहे हो तो 3 में आपके पास जे आपके पास 7 है, लेकिन आइट्रेशंस कितनी होंगी, 1 2 3 4 होंगी। तो सम हाउ हम कहते हैं कि 7 का हाफ जो है हाफ हुई है, तो ये आपके पास एवरेज केस है। बहरहाल जी, बेस्ट केस में हम कहते हैं कि ऑलरेडी डाटा सॉर्टेड है या एक ही लूप की आइट्रेशन हुई है, इसलिए आपके पास इसलिए आपके पास जो टीजे टाइम है वो आपके पास आएगा जी, जी आएगा टीजे टाइम आपके पास। टीजे टाइम आपके पास 1 आएगा जब हम कहते हैं बेस्ट केस है। टीजे टाइम आपके पास जे आएगा जब आपके पास वर्स्ट केस है, यानी जितनी जे की वैल्यू है उतनी आइट्रेशन हुई हैं। या फिर अगर आपके पास एवरेज केस है तो आधा टाइम लगेगा। अगर हम बेस्ट केस के फॉर्म में देखें तो आपके पास टोटल टाइम, अगर हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं टीजे की जगह
हम जहाँ पर भी टीचे और टीचे -1 वाली स्टेटमेंट है, अगर हम उनको 1 से रिप्लेस करते हैं तो अल्टीमेटली आपके पास C1 n आ जाता है, C2 और C4 n-1 था, उन्हें हमने इकट्ठा कर लिया, C5 और C8 को हमने n-1 के साथ इकट्ठा कर लिया, तो आपके पास जो C5, C6 और C7 थे, जहाँ पे टीजे था C5, C6 और C7 जो है आपके पास, वो उसमें हमने C5 को n-1 रख दिया है, n-1 एज्यूम कर लिया है। और C6 जो टाइम था हमारे पास वो TJ-1 था, वो चूँकि इनर लूप चला ही नहीं है। बेस्ट केस के केस में, बेस्ट केस की फॉर्म में C5 ही सिर्फ चलेगा, यानी अंदर लूप हमारे पास एक ही कंपैरिजन के बाद ब्रेक हो गया, दैट इज़ वाई आपके पास C6 और C7 इसमें काउंट नहीं होगा। C5 के साथ हम 1 रख के उसको बेसिकली n-1 करेंगे, यानी क्योंकि वो भी लूप के अंदर आता है, वाइल लूप आपके पास फोर लूप के अंदर आने वाली स्टेटमेंट है ना, तो उसका अपना टाइम भी तो है ना n-1। सो हम C5 को n-1 रखेंगे। अगर हम इन सब में से कॉमन टर्म लेते हैं तो कॉमन टर्म आपके पास F1 n और n रह जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हम इसको कहें तो इसमें डोमिनेंट क्या कर रहा है, n डोमिनेंट कर रहा है, n के अलावा कुछ भी डोमिनेंट नहीं कर रहा। वर्स्ट केस देखें तो वर्स्ट केस के अंदर आपके पास C1, C2, C4 की वैल्यू तो जो है वही रहेंगी, C3 वैसे में आपका 0 है। C5 में आपके पास C5, C6 और C7 के अंदर क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी। C5, C6 और C7 को अगर आप देखें तो वो आपके पास जो भी आपके पास J या J-1 है उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यूज़ आती हैं, और अल्टीमेटली अगर आप इसे सॉल्व करते जाएं तो सॉल्व करने में आपके पास वर्स्ट केस में जो फाइनली आपके पास डोमिनेंट टर्म्स आती हैं, डोमिनेंट टर्म आती हैं, उसमें n⁻2 डोमिनेंट करता है, ठीक है। n⁻2 की यानी n² डोमिनेंट करता है। सो वर्स्ट केस में हम कहते हैं कि हमारे पास इंजर्शन सॉर्ट n² चलेगा। आपने इसकी कैलकुलेशंस की तरफ नहीं जाना, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए, आपको यहाँ तक पता होना चाहिए कि आपके पास हर लूप की जो आइट्रेशन है वो कितनी दफ़ा चलेगी, और जो इसमें से TJ और TJ-1 है वो कितनी दफ़ा चलेंगे, वो बेस्ट केस में कैसे चलेगा और वर्स्ट केस में वो किस तरह चलेगा, और एवरेज केस में TJ का क्या टाइम होगा। तो अगर हम बेस्ट केस में देखें, TJ का टाइम अगर हम 1 रखते हैं तो अल्टीमेटली आपके पास जो कॉस्ट आती है बेस्ट केस की वो आती है, फाइनल कॉस्ट आप देखें तो बस बेस्ट केस की आपके पास n आती है। सो आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O में n बनती है। अगर आप इंजर्शन सॉर्ट के बेस्ट केस की बात करते हैं, बेस्ट केस जिसमें आपको सारे के सारे कंपैरिजन जो भी J की वैल्यू है उतने ही कंपैरिजन करने पड़े, तो वो आपके पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो आपके पास कैलकुलेशन के बाद n² आती है, ठीक है। और एवरेज केस में n/2 होगी, इन दोनों के दरमियान में होगी, जिसे हम n ही एज्यूम करेंगे। सो अगर हम कहें कि आपके पास बिग O में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इंजर्शन सॉर्ट की, तो बिग O में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में बिग O ऑफ n है, और एवरेज केस में बिग O ऑफ n है, जबकि वर्स्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n² बनती है। सो ये हमारे पास इंजर्शन सॉर्ट का मेथड और इंजर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी कि वो कैसे मैयर होती है। हमें इतना याद रखना है, बिग O ऑफ n एंड बिग O ऑफ n इन बेस्ट एंड एवरेज केस एंड बिग O ऑफ n² इन वर्स्ट केसेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है। और हम अगर इसको कॉमनली अगर कहें तो हम इंजर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n² कहते हैं। अगर हम बेस्ट एंड एवरेज केस से निकल के हम कहना तो हम जनरली ये कहते हैं कि इसकी बिग O ऑफ n² होगी, यानी क्योंकि हम उसमें उसकी मैक्सिमम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम टाइम उसका वेरी करते हैं, तो वो बिग O ऑफ n² होगी। बहरहाल हमें इंजर्शन सॉर्ट के मेथड को भी बहुत ध्यान से देखना है, जो कि क्या कहता है कि हम हर एलिमेंट को हर अगले एलिमेंट को उससे पिछले वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, और ये कंपैरिजन तब तक चलता रहता है जब तक आपके पास एलिमेंट अपनी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं चला जाता, जिसको हमने लूप के थ्रू कंट्रोल किया है कि जब तक आपके पास कंपैरिजन में a ऑफ i+1 यानी जहाँ पे भी j है की जो भी वैल्यू है उससे बड़ी वैल्यूज़ अगर उससे पीछे जब तक रहती हैं तब तक कंपैरिजन ट्रू रहता है, और कंपैरिजन ट्रू होने की वजह से आपके पास स्वैपिंग होती रहती है, और अल्टीमेटली ये स्वैपिंग करते करते आपके पास फाइनली सॉर्टेड डाटा आता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इंजर्शन सॉर्ट को अपने इस एरे के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखना है, और हर पॉइंट पे आपने J2 से शुरू करना है और J को 9 तक लेके जाना है, और हर 4 की आइट्रेशन पे आपने देखना है कि इनर वाइल कितनी आइट्रेशन अपनी करता है, और अल्टीमेटली आपको एट द एंड क्या मिलना चाहिए, एट द एंड आपको एक सॉर्टेड एरे मिलेगी जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के फॉर्म में वैल्यूज़ स्टोर होंगे, ठीक है जी। ये है इंजर्शन सॉर्ट जिसमें हमने वैल्यूज़ को इंसर्ट कैसे किया,
हमने एक्चुअली उन्हें सॉर्ट करते हुए इंसर्ट किया या सॉर्टेड फॉर्म में हमने एरे के अंदर डाटा को इंसर्ट किया। ये जी आपके पास इंसर्शन सॉर्ट।